हो गया। गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हम अपने स्टडी वे चैनल पे कुमार अंकित सिंह सबका हार्दिक वेलकम करते हैं। स्टूडेंट, आज के क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास और आज के सेशन में हम लोग बात करते हैं भारत के लोग और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारत की जनसंख्या के बारे में, वितरण के बारे में और घनत्व के बारे में। स्टूडेंट, हमको जहाँ तक संभव है आज के पीरियड में, देखिए पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, इसको शिद्दत से किया जाए तो आप और इसमें आउटपुट प्राप्त करते हैं, स्टूडेंट कर सकते हैं। इसका जीता जागता नमूना आपको कई ऐसे यूपीएससी एस्पिरेंट मिल जाएंगे जो आपको नजर आएंगे। स्टूडेंट, वैसे ही बात करते हैं, हम हमारी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं जो कि अपना फिफ्थ अटेम्प्ट में आईएएस क्लियर की थी और उनका इंडिया में ऑल इंडिया रैंक 4 रैंक आया था। उनका नाम है स्टूडेंट अर्पिता शुक्ला। उन्होंने 4 अटेम्प्ट दिए, प्रीलिम्स नहीं हुआ। 5 अटेम्प्ट उनका पहले से भाई, चूंकि आईएएस थे तो उन्होंने बताया कि बाबू एक बार और अपना अटेम्प्ट, लास्ट अटेम्प्ट देख लो। तो उन्होंने अटेम्प्ट दिया और यूपीएससी में सेलेक्ट हो गए स्टूडेंट। और सेलेक्ट होने के बाद उनको बहादुर शाह जफर की पंक्तियां याद आई स्टूडेंट। इसलिए आप लोग थोड़ा बहादुर शाह के जफर पे पंक्तियां पे गौर फरमाइएगा। ये देखिए बहादुर शाह जफर, देखिए इंडिया के बहुत ही एक मुगल बादशाह और बूढ़ा बादशाह, क्योंकि उस समय के पीरियड में जब 1857 की संग्राम होती है तो कुछ लोग कहते हैं कि अब तब मेरठ माई बाप मान लीजिए कहे कि हमारे यही नेतृत्व करता है, तो शायर और शायरी के लिए बहुत बड़े विशेषज्ञ थे। तो उनकी पंक्तियां पिता शुक्ला कहीं, देखिए पंक्तियां थोड़ा देखिए यहाँ पे, ये हमारे स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन है, बहादुर शाह जफर है अब मुगल बादशाह। इनके द्वारा एक शायर दिया गया स्टूडेंट, बहुत जो कि फेमस है, स्टूडेंट के द्वारा कई लोग कोटेशन के रूप में यूज करते हैं। देखिए शायर क्या है, कह दो, देखिए कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसे, कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहां है दिल ए दागदार में, इतनी जगह कहां है दिल ए दागदार में। कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहां है दिल ए दागदार में। और देखिए आगे थोड़ा सा देखिए यहां पे, और इसमें स्टेटमेंट दिया गया बहादुर शाह जफर के द्वारा कि उम्र ए दराज मांग के लाई थी 4 दिन, उम्र ए दराज मांग के लाई थी 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। स्टूडेंट, और 2 इंतजार में, इसको आप पढ़ाई से आप ताल्लुकात कर सकते हैं स्टूडेंट। ये बहादुर शाह का बहुत ही फेमस कोटेशन है स्टूडेंट, इसलिए हम सोचे कि थोड़ा आप लोग के जहन में जाए। और पिता शुक्ला का जब नहीं हुआ था अटेम्प्ट तो वो भी घबरा गई थी, लेकिन जब होने के बाद रिजल्ट आया तो उन्होंने यही स्टेटमेंट दिया स्टूडेंट। तो हम सोचे कि थोड़ा शायर शायरी से आज स्टार्ट करते हैं। देखिए फिर पुनः मैं रिपीट कर दे रहा हूं आपको, देखिए शायर शायरी समझ लीजिएगा। कह दो इन हसरतों को, कह दो इन हसरतों को कहीं और जा बसे, कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहां है दिल ए दागदार में, इतनी जगह कहां है दिल ए दागदार में। उम्र ए दराज मांग के लाई थी 4 दिन, उम्र ए दराज मांग के लाई थी 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। स्टूडेंट, 2 इंतजार में। आइए हम सेशन का शुरुआत करते हैं, सबका गुड इवनिंग और वेलकम करते हैं स्टूडेंट, और हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। आइए, इसलिए हम लोग थोड़ा बहादुर शाह की याद दिलाई यहाँ पे। चलिए अब बात करेंगे हम लोग आज जनसंख्या संगठन के बारे में स्टूडेंट, की जनसंख्या संगठन का निर्माण कैसे होता है, उसमें कई कंपोनेंट हैं, उसका सहारा लेंगे स्टूडेंट। ओके, और बात करेंगे हर जनसंख्या जो संगठन है कि जनसंख्या का निर्माण किन किन कंपोनेंट से मिलकर हुआ है, जैसे भाषा हो गया, आपका जनजातीय व्यवस्था हो गया स्टूडेंट, सबकी बात करेंगे। आइए, ओके, बढ़िया है बाबू, आप जल्दी से लाइव आजिए। आपके पहले बहादुर शाह का जफर का एक मैंने यहाँ पे बहुत ही डेडिकेटेड शायरी सुनाया, और आप देख सकते हैं, और ये बोर्ड पे है मेरी शायरी, सोचे कि थोड़ा बता दें आप लोग को। आइए अब बात करते हैं, सेशन शुरुआत करते हैं और बात करते हैं। आइए, हमारा जो सेशन है आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है स्टूडेंट। तो देखिए आज हम बात करेंगे, देखिए बोर्ड पे देखिए आप लोग, आज बात करेंगे स्टूडेंट
किनके बारे में? आज बातें होंगी हमारी जनसंख्या संगठन के बारे में, यानी कि जो हमारा पॉपुलेशन कंपोजिशन है उसका निर्माण अगर कहिएगा इसको, तो जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत एक सुस्पष्ट क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है आपका? सुस्पष्ट, जिसमें देखिए विभिन्न जातियां, भाषाएं, लिंग, आयु संरचना, शिक्षा और आपके वैवाहिक स्थिति कह लीजिए, सामाजिक आर्थिक विशेषताएं, देखिए सब नजर आता है इसमें। किसके अंतर्गत? जननांकीय आपका जनसंख्या संगठन के अंतर्गत। देखिए जनसंख्या आपका संगठन है स्टूडेंट, ए रहा है आपका। समझे कि नहीं आप लोग? जननांकीय संगठन के अंतर्गत स्टूडेंट ये सब चीजें हमको नजर आती हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, देख लीजिए कंपोनेंट हैं। देख लीजिए आप लोग स्टूडेंट, यही सारे हमारे कंपोनेंट हैं, इस पे विचार कीजिएगा आप लोग। ओके, देखिए हमारे जो जननांकीय संगठन है स्टूडेंट, किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना है इसके बारे में स्टूडेंट बातें हो रही हैं। देखिए जनसंख्या आपका संगठन, जी सर। देखिए अब लोग जुड़ रहे हैं। देखिए पॉपुलेशन जो कंपोजिशन है इसमें देखिए जनसंख्या भूगोल का, यानी जनसंख्या भूगोल का एक देखिए कि सुस्पष्ट क्षेत्र, जहां देखिए जनसंख्या के कंपोजिशन में कौन कौन फैक्टर हैं। देखिए आयु आपका, एज हो गया, या आपका लिंग हो गया, यानी एज, और इसको जेंडर कहिए, ये हो गया आपका जेंडर, ए भी मायने रखता है। इसका एनालिसिस किया जाता है स्टूडेंट, एनालिसिस। क्लियर कि नहीं आप? एनालिसिस। उसके बाद निवास का स्थान भी मायने रखता है स्टूडेंट, क्लियर। उसके बाद देखिए आप मानव जनजातीय लक्षण, कि मानव का लक्षण क्या है। जनजातीय वहां के मतलब मान लीजिए कि वहां पे एसटी है या एससी है, क्लियर स्टूडेंट ये बात। उसके बाद देखिए यहाँ पे जनजाति यानी ट्राइब्स, जैसे भारत के कुछ ऐसे स्टेट जहाँ पे आप जाएंगे वहाँ ट्राइब्स का जनसंख्या ज़्यादा, जैसे नॉर्थ ईस्ट ले लीजिए आप लोग, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में जाएंगे, यानी अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सभी स्टेट, जो असम, उधर वाले नागालैंड, सब स्टेट में स्टूडेंट आप जाएंगे तो वहाँ जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है। गुड इवनिंग जुड़िए, क्योंकि आज के क्लास में बहुत ही हमारे द्वारा एक रोचक शायरी प्रस्तुत किया गया, डेडिकेटेड शायरी है, आप लोग देख लीजिएगा। कुछ लोग अभी जुड़ रहे हैं, इसलिए सबको पुनः गुड इवनिंग। और देखिए कंडीशन, उसके बाद भाषा भी मायने रखता है। देखिए अगर आप जाएंगे तो साउथ का भाषा अलग आपका, दक्षिण भारत का, उत्तरी भारत वाला हिंदी भाषी क्षेत्र है। अगर जम्मू कश्मीर, लद्दाख और इधर कुछ एरिया को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर जो क्षेत्र है आपके हिंदी भाषी बेल्ट है, जैसे राजस्थान का इलाका। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से स्टूडेंट, बिहार वाले रीजन, और इधर आप चले गए मध्य प्रदेश, ठीक। इसके बाद ये वाला बेल्ट, तो यहाँ भाषा भी मायने रखता है जनजातीय संगठन में। उसके बाद देखिए रिलीजन, बहुत बड़ा फैक्टर है रिलीजन, यानी धर्म, ये भी बड़ा मायने रखता है। किसी जनसंख्या के संगठन का आशय कि जनसंख्या का निर्माण किन किन कंपोनेंट से मिलकर जनसंख्या आपका बना है, इसकी बातें हो रही हैं। समझे कि नहीं आप लोग? बढ़िया है, हम आप लोग बढ़िया रहेंगे तो हम भी बढ़िया रहेंगे, और खुशी मैं बहुत बढ़िया हूं, ठीक। आप लोग समझिए यहाँ पे आगे, और इसमें कंपोनेंट कुछ देखिएगा आप लोग। इसके अलावा देखिए यहाँ पे, देखिए जननांकीय आपके संगठन के अंतर्गत और कुछ कंपोनेंट हैं स्टूडेंट, इसको देखिए आप लोग। और कुछ कंपोनेंट जैसे वैवाहिक स्थिति, यानी वहाँ का वैवाहिक करने के मतलब वहाँ का जो शादी वादी कर रहे हैं तो उन लोगों का एज कैसा है। हम बाबू बढ़िया हैं, आप लोग समझिए वैवाहिक स्थिति क्या है। यानी वहाँ पे कुछ लोग देखिए, कुछ वाले रीजन में जाएंगे भारत में तो कुछ देखिए कम एज में शादी कर देता है लोग, कुछ समय पे लोग करते हैं। कई जनजातियों का देखिए, भारत में जनजातियां भी, चूंकि भारत एक विविधताओं का देश है, यहाँ अलग अलग जनजातियां, अब जनजाति और जाति, अनुसूचित जाति, कई जनजातियों का विविधता का क्षेत्र है भारत। तो कुछ रीजन में जाएंगे तो वहाँ बहुविवाह प्रथा, अगर आप चले जाइए थारो वगैरह चले जाइए, उधर आप उत्तराखंड में चले जाइए तो अलग अलग जनजातियाँ, तो उन लोग का अलग अलग कंडीशन है। तब वैवाहिक कंडीशन भी मायने रखता है स्टूडेंट। इसके अलावा साक्षरता का क्या कंडीशन है, ये भी मायने, शिक्षा का वहाँ क्या स्तर है। कुछ जगह जाइएगा तो साक्षरता का बहुत बढ़िया रेट है, जैसे वहाँ अधिकतर समृद्ध लोग पढ़े लिखे मिलेंगे। इसलिए भारत का जो इंडेक्स कोई निकलता है एडुकेशन से ओरिएंटेड, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात किया जाए तो वहाँ पे भारत का कंडीशन साक्षरता में आगे, जैसे आपका केरला हो गया, नॉर्थ ईस्ट वाले कुछ स्टेट हैं, ये भी अव्वल है स्टूडेंट। तो शिक्षा की बात होगी, साक्षरता की बात होगी। उसके बाद व्यवसायिक विशेषताएं, अगर वहाँ लोग व्यवसाय क्या कर रहे,
यानी उन लोग का जीवन जीने का कौन सा व्यवसाय कर रहे हैं। कोई लोग क्या शिक्षा में है, कोई शेयर मार्केट का काम कर रहे हैं, कई व्यवसाय, कोई आर्थिक व्यवसाय क्या है आपका। मान लीजिए कुछ लोग माइंस में जॉब कर रहे हैं, मान लीजिए कुछ लोग बाकी में आईटी सेक्टर में है, तो ये भी मायने व्यवसाय किनके द्वारा क्या किया जा रहा है, ये भी मायने रखता है। इसके तहत देखिए हम ग्रामीण नगरीय विशेषताओं यानी रूरल कह दीजिए और अर्बन कह दीजिए, अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स को भाषा, धर्म और व्यवसाय के जो पैटर्न है, यहाँ पे पैटर्न यानी कैसा प्रतिरूप है, यानी यहाँ पे लोग व्यवसाय किस स्तर का कर रहे हैं, धर्म वहां का क्या है, भाषा क्या है। बाबू हमारे चैनल पे अभी तो मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के क्लास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है, उस पर आप बात कर सकते हैं। ऐसे तो हमारी जहाँ तक जानकारी है बाबू अभी क्लास मनोविज्ञान की नहीं चल रही है। क्लियर? अभी हमारे चैनल पे आर्ट के क्लास में ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री चल रहा है स्टूडेंट, हिंदी और इंग्लिश भी चल रहे हैं, हमारे साइंस के सभी सब्जेक्ट चल रहे हैं। ठीक, करवा दिया जाएगा। अगर आप लोग का एग्जाम आएगा, अगर स्वेच्छा होगी तो कुछ हम लोग के हमारे जो मैनेजमेंट करता है उनसे मैं बात करूंगा। अगर जो लोग कुछ साइकोलॉजी के लिए तैयार है तो करवा दिया जाएगा क्लास, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट? आइए बात करते हैं। तो देखो बाबू, तो ये देखिए वैवाहिक कंडीशन, साक्षरता, ये हो गया। उसके बाद देखिए ग्रामीण नगरीय अर्बन रूरल क्षेत्र में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसे स्टूडेंट, नेटवर्क प्रॉब्लम है स्टूडेंट, इसलिए मैं थोड़ा सा रुक रहा हूं। चलिए चलिए ठीक है स्टूडेंट, चलिए चलिए ठीक है, चलिए आइए हम समझते हैं यहाँ पे। तो देखिए इतनी सारी चीजों को हम लोग स्टूडेंट समझ गए। क्लियर? अब आगे आइए बात करते हैं कि आपकी जनसंख्या का अगर संगठन की विवेचना करेंगे तो आपको शिक्षा, स्वास्थ्य स्टूडेंट, भाषा, जनजातीय, आपका वहाँ पे जनजातीय विशेषताओं के बारे में, सब चीज़ के बारे में हम स्टूडेंट विचार करेंगे। यहाँ पे देखिए ये सब कंडीशन। इसके बाद आगे थोड़ा और समझिएगा डिटेल, और देखिए यहाँ पे। अब देखिए भारत, देखिए ग्रामीण नगरीय संगठन जो भारत आपका यानी भारत का ग्रामीण नगरीय संगठन स्टूडेंट बना है, उसको थोड़ा विचार कीजिए। यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा आप लोग समझिए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे ग्रामीण नगरीय जो संगठन बने हैं स्टूडेंट आपके, यानी रूरल अर्बन कंपोजिशन जो बना है स्टूडेंट, उसमें देखिए निवास के अनुसार, देखिए आपका निवास के स्थानों के अनुसार जनसंख्या का संगठन, ये वहाँ पे निवास करने वाले यानी सामाजिक कंडीशन क्या है वहाँ पे, जैसे निवास के स्थानों के अनुसार वहाँ जो जनसंख्या का कंपोजिशन है, वहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, सोशल कंडीशन क्या है, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण एक देखिए इंडिकेटर का काम करता है स्टूडेंट। देखिए यहाँ लिखा गया है आपका, देख लीजिए ये तीनों जो लाइनिंग है इसको समझिए। स्थानों के अनुसार आर्थिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आपका महत्वपूर्ण इंडिकेटर का, यहाँ देखिए लिख दिया गया है स्टूडेंट। निवासों के स्थान ते ग्रामीण नगरीय संगठन के बेस पे। आगे और थोड़ा समझिए। अब यहाँ पे देखिए भारत की अगर कुल जनसंख्या सेंसस 2011 को आप देखेंगे तो यहाँ देखिए इस थोड़ा चार्ट को आप लोग स्टूडेंट विचार कीजिए। चार्ट दिया गया है आपके समक्ष, ये देखिए भारत का अगर जनसंख्या पे दृष्टिपात करेंगे, अगर उस पर निगाह डालोगे आप तो देख पाओगे कि देखिए सेंसस जो है आपका, सेंसस लिख दूंगा मैं यहाँ, सेंसस 2011 है स्टूडेंट, देखिए यहाँ लिखा गया है। और इस सेंसस के बेस पे देखिए भारत के अगर गांवों की बात किया जाए तो भारत में 68.8% लोग निवास करते हैं, और यहाँ पे 31.16% आपके गांव में। इसलिए भारत कैसा है, भारत इसी के बेस पे कहा जाता है कि भारत गांवों का देश है स्टूडेंट। मेजॉरिटी में देखिए गांव हैं आपके, भारत गांवों का देश है स्टूडेंट, इसी के बेस पे स्टूडेंट देश है कहा जाता है स्टूडेंट हमारे। समझे कि नहीं आप लोग? भारत कैसा देश है, भारत गांवों का देश है स्टूडेंट। देखिए भारत की कुल जो सेंसस जो 2011 के जनगणना के अनुसार 68.8% जनसंख्या किसकी है, गांवों की, गांव में निवास करने वाले लोग हैं। और 31.16% जो जनसंख्या आपका
शहर में निवास करने वाले लोग हैं स्टूडेंट। ठीक, हिस्ट्री बाबू, ये हिस्ट्री का चैनल नहीं है। हिस्ट्री का टाइमिंग 6 बजे है। हिस्ट्री वाले सर से आप पूछ सकते हैं कि हिस्ट्री का टेस्ट कब होगा। इसलिए इसी के बेस पे कहा जाता है कि भारत गांवों का देश है। यानी भारत कहाँ निवास करता है मूल से रूप से स्टूडेंट? गांव में। मेजोरिटी चूंकि गांव के लोगों की ज्यादा है, इसलिए कहा जाता है कि भारत गांवों का देश है। यानी भारत का मूल जो है कहाँ बसता है? गांव में बसता है। ओके, आइए थोड़ा और बात करें डिटेल में। ये तो रहा डेटा गांव और शहर का। आइए और डिटेल बात करें। यहाँ पे देखिए भारत में, यहाँ देखिए ये भी डेटा ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार स्टूडेंट इस वाले सेक्टर से पूछा जा चुका है। यहाँ देखिए आप, भारत गांव का देश है और जो लोग विलेज में रहते हैं उसका तो एकदम वेलकम है। शहर में भी लोग रहे तो खराब नहीं है, क्योंकि वहाँ भी सारी सुख सुविधाओं फंस संपन्नता का केंद्र होता है सर। लेकिन गांव अपने आप में देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा गांव किस चीज का सूचक होता है? कि देखिए गांव एक स्वच्छ पर्यावरण का सूचक होता है। क्वेश्चन भी पूछ चुका है बड़े कंपटीशन में। ठीक, वेलकम है रीता कुमारी, सबका वेलकम है। आदित्य, सबका। जो देखिए शहर से हैं, गांव से हैं, सबका वेलकम है हमारे पास। जो भी लोग हमसे जुड़े हैं, जो हमारे रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, खासकर जो अभी जुड़े या पहले जुड़े, इसीलिए इसी बेस पे स्टूडेंट कहा जाता है कि भारत गांव में बसता है। यानी गांव में भारत की आत्मा बसती है स्टूडेंट, इसी बेस पे कहा जाता है। तो देखिए भारत में यहां विचार कीजिएगा तो भारत में 2011 जनगणना के अनुसार देखिए 6,40,867 गांव हैं टोटल। ये 2011 के सेंसस के अनुसार, जिसमें 93.2% गांव बसे हैं और उसके बाद कुछ इजाफा हुए हैं। इसमें से 6 लाख में 5,97,608 गांव पहले से बसे हैं और कुछ धीरे धीरे डेवलप हुए हैं। और ये जो पूरे देश में ग्रामीण जो है आबादी वितरित नहीं है स्टूडेंट। कुछ ऐसे स्टेट पाएंगे जहां ग्रामीण आबादी देखिए बहुत ज़्यादा, इससे बिहार हो गया, सिक्किम हो गया स्टूडेंट, उत्तर प्रदेश हो गया। और कुछ ऐसे स्टूडेंट है जहां गांव की आबादी ज़्यादा, आधा से अधिक गांव है, जैसे आधा गांव है आधा शहर है, जैसे महाराष्ट्र, गोवा स्टूडेंट। ये देखिए डेटा दिए हम नीचे, पढ़ लीजिए आप लोग। एग्जाम्पल यानी उदाहरण के बेस पे, एज यानी एग्जाम्पल या उदाहरण कर लीजिए, इसको पढ़ लीजिए डेटा को। देखिए बिहार, सिक्किम, इनकी बात की है। प्रतिशत यहां देखिए बिहार एक ऐसा स्टेट है, बिहार एक हो गया, बिहार, और ये आपका सिक्किम, ये सब ऐसे स्टेट हैं स्टूडेंट। यहां विलेज मेजोरिटी में ज्यादा है, विलेज बहुत ज्यादा गांव है। उसके बाद कुछ देखिए जहां पे आधे से अधिक गांव मिलेंगे आपको, जैसे एक आधे से अधिक गांव मिलेंगे। जैसे आपका कुछ स्टेट स्टूडेंट देख लीजिए, सपोज दैट देखिए गोवा, महाराष्ट्र स्टूडेंट, और देखिए एक कंडीशन है, तो इसकी चर्चा हम किए। अगर आपसे कभी क्वेश्चन एग्जाम में N1 वाले में पूछा गया स्टूडेंट कि भारत में कितने गांव हैं, तो देखिए डेटा बोर्ड पे मैं लिख दिया हूं, स्क्रीन पे आपके बोर्ड पे नजर आ रहा होगा और आपके ये भी नजर आ रहा होगा। और ये दोनों डेटा, ये देखिए टोटल गांव इतने हैं और इतने गांव बसाए गए हैं स्टूडेंट, बसे हैं ऑलरेडी, पहले से बसे हैं, कुछ इजाफा हुआ है स्टूडेंट। क्लियर है कि नहीं बताइए? इसीलिए कहा जाता है भारत गांव का देश है। और भारत कहाँ बसता है स्टूडेंट? तो गांव में बसता है, भूलिएगा मत आप लोग। चलिए आगे देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे भी कुछ कंडीशन, जैसे आप जाएंगे तो कुछ देखिए शहरों की आबादी कुछ ज्यादा मिलेगी स्टूडेंट। यहाँ थोड़ा विचार कीजिएगा। यहाँ देखिए सकेंद्रण के रूप में यहाँ विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए, अगर दादर नगर हवेली एक आपका यूटी है यानी केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ 53.38% को छोड़कर अधिक जितने आपके यूटीज यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां पे शहरी आबादी बहुत ज्यादा है स्टूडेंट। देख लीजिए आप लोग, क्लियर? शहरी आबादी बहुत ज्यादा है। और इन आबादी वाले क्षेत्र में जैसे इसको दादर और नगर हवेली को छोड़ दिया जाता, जितने आपके दिल्ली हो गए, चंडीगढ़ हो गए स्टूडेंट, आपके लक्षद्वीप हो गया, और इधर आपके इधर कुछ जाएंगे जैसे आपका पुदुचेरी हो गया, तो अधिकतर वाले क्षेत्र में जाएंगे स्टूडेंट, तो आपका क्या होगा? वहां पे नगरीय जनसंख्या स्टूडेंट ज्यादा है, चंडीगढ़, दिल्ली। तो देखिए यहाँ पे दादर और नगर हवेली को छोड़ दिया जाए तो सभी केंद्र शासित प्रदेश में गांवों की आबादी कम है, यानी शहर ज्यादा है स्टूडेंट। क्लियर?
इसीलिए मैं स्लो वे में पढ़ाता हूं कि आप लोग को याद रहे। और हमारे देखिए जो चीजें पढ़ाते हैं स्टूडेंट, जो हम ईमानदारी के साथ एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाते हैं स्टूडेंट, इसलिए आप लोग थोड़ा लाइक शेयर कमेंट भी करिए, बहुत कम हम देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश, फिर एक लोग पूछ रहे हैं, कल बताया गया था कि केंद्र शासित प्रदेश इंडिया में टोटल कितने हैं स्टूडेंट, हमारे स्टूडेंट ही बता देंगे। एक लोग पूछ रहे हैं, कन्हैया प्रसाद जी पूछ रहे हैं कि कितने, देखिए आदित्य राय के द्वारा, जो हमारी एक स्टूडेंट हैं, उनके द्वारा आंसर आपको मिल गया होगा। टोटल केंद्र शासित प्रदेश इंडिया में 8 हैं। ओके, और हम डेटा जो जनसंख्या की बात कर रहे हैं 2011 की, देखिए हमारे सभी स्टूडेंट अब जवाब देने लगे। एक लोग क्वेश्चन पूछे कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, यानी यूटी, तो 8 बिल्कुल करेक्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है। कल के सेशन वाला क्लास दिखिएगा तो आपका कन्हैया जी क्लियर हो जाएगा। कल के सेशन में चर्चा हो चुकी है, बात भी किया गया था, और मैप बेस्ड, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कंडीशन, तो यहां पे देखिए इन यूटी में क्या है, लघु अनुपात में ग्रामीण जनसंख्या है, यानी अधिकतर क्या है, शहरी आबादी, शहरी आबादी। देखिए आबादी। स्टूडेंट एक चीज आप लोग बताइएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि शहरी क्षेत्र किसको बोलेंगे, आप बता सकते हैं। उसके भी देखिए कुछ क्राइटेरिया है स्टूडेंट, किसी को नगरीय या शहरी क्षेत्र घोषित किया जाएगा, उसका कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है समझ लीजिए हमसे, वहां की मिनिमम आबादी। देखिए शहरी क्षेत्र कैसे बोलेंगे, देखिए शहरी क्षेत्र कैसे बोलेंगे, उस सेक्टर के शहरी क्षेत्र, शहरी क्षेत्र उसको कैसे घोषित किया जाएगा। तो देखिए उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता दे सकता हूं। नंबर 1 कि उसकी मिनिमम जो पॉपुलेशन है, मिनिमम जो आबादी है कितनी होनी चाहिए, 5000 स्टूडेंट, 5000 पहला कंडीशन, शहरी इसको घोषित किया जाएगा। दूसरी चीज देखिए स्टूडेंट कि अगर शहरी क्षेत्र घोषित करेंगे तो वहां पे 75% जो जनसंख्या है आपका गैर कृषि कार्य, गैर कृषि जो कार्य है आपका उसमें संलग्न होना चाहिए स्टूडेंट। दूसरी बात, तब उसको शहरी बोला जाएगा। और तीसरी, एक लोग लिख रही हैं कि जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या पाया जाता है उसको शहरी क्षेत्र बोलते हैं। मान लीजिए बिहार के छोटे छोटे जिला के कुछ छोटे छोटे शहर की बात किया जाए तो ऐसे उसको शहरी बाबू नहीं घोषित किया जाता है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको 2011 सेंसस में डिफाइन किया गया है। पहला बात कि शहरी क्षेत्र का मिनिमम पॉपुलेशन, जनसंख्या कितना अधिक है ठीक है, लेकिन मिनिमम जनसंख्या 5000 से कम नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, 75% लोग गैर कृषि कार्य से संलग्न होंगे, यानी कृषि कार्य नहीं करेंगे। और थर्ड कंडीशन कि वहां जो पॉपुलेशन डेंसिटी होगा आपका, मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम जो आपका पॉपुलेशन डेंसिटी यानी आपका जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये है शहरी का डिफिनीशन है स्टूडेंट, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, मैं लिख लिया हूं। क्लियर। अब आपसे कोई पूछे शहरी क्षेत्र किसको घोषित किया जाता है, 3 पॉइंट बताए। पहला बात की है कि वैसा क्षेत्र जहां की आबादी मतलब कम से कम 5000 जनसंख्या होना चाहिए, ये। दूसरा बात कि वहां 75% जनसंख्या कृषि कार्य में, गैर कृषि कार्य में संलग्न। और तीसरा बात की है कि मिनिमम पॉपुलेशन यानी जनसंख्या घनत्व 400 प्रति वर्ग किलोमीटर से कम नहीं होना चाहिए, उसको हम शहरी बोलेंगे। क्लियर। किसी को डाउट है? कुछ लोगों को नहीं पता था इसलिए हमने ज्ञान बताया, क्योंकि आप लोग भूलेंगे नहीं कि शहरी आबादी वाले क्षेत्र ऐसे ही नहीं घोषित किए जाते हैं स्टूडेंट, इसलिए मैंने पॉइंट बताया तीनों। अब आगे देखिए, भारत का जो ग्रामीण जनसंख्या का जो वितरण है स्टूडेंट, जो प्रतिरूप है, संपूर्ण परीक्षण को उजागर करता है, जिसमें देखिए कुछ अंतरराज्य, अंतरराज्य, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, दोनों में अंतर समझते हैं कि नहीं? दोनों में अंतर पता है कि नहीं आप लोग? एक अंतर राज्य, एक राज्य दूसरा राज्य। मान लीजिए आपका ए राज्य ए हो गया और बी राज्य, यानी आपका अरुणाचल प्रदेश और बिहार से यहां दोनों की अगर बात होगी तो इसको क्या नाम देंगे हम? अंतर राज्य या इंटर स्टेट बात करेंगे। अगर यही एक ही राज्य आपका बिहार आ गया और इसी में किसी के
अंतः मतलब एक व्यक्ति इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाएगा, ये बिहार के अंतर्गत, तो उसी को बोलते हैं अंतः राज्य की, उसी राज्य के अंतर्गत, इसलिए उसको इंट्रा स्टेट बोलते हैं और इसको बोलते हैं इंटर स्टेट। अंतर राज्य, अंतः राज्य, ये दोनों स्तर यानी दोनों लेवल पर नागरीकरण का सापेक्षिक परिणाम यानी जो अर्बनाइजेशन है आपका, उसके सापेक्षिक जो परिणाम है और ग्रामीण नगरीय परिवर्तन के जो विस्तार हैं आपके, जो रूरल और अर्बन माइग्रेशन का जो डेवलपमेंट है स्टूडेंट, यहाँ पे भी सांद्रण जनसंख्या के सांद्रण को नियंत्रित करते हैं स्टूडेंट, इसलिए हमको थोड़ा बताना पड़ा। अब आपसे कोई पूछेगा अंतर्राज्य और अंतःराज्य, तो एकदम क्लियर है। बताइए इतना तक क्लियर है कि नहीं आप लोग का? क्लियर है। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट। देखिए इतने हम लोग शिद्दत से पढ़ाते हैं, तो आप लोग थोड़ा लाइक शेयर स्टूडेंट कमेंट करिए। कमेंट आप लोग का स्टूडेंट कम आ रहा है, मैं बार बार चेक कर रहा हूं। आप लोग जब नहीं करेंगे तो हमारा हौसला कैसे बुलंद होगा। एक दो हमारे स्टूडेंट हैं जो हमारे मैटर को कभी कभी देखता हूं तो कमेंट कर देते हैं, सभी लोग नहीं करते हैं। देखिए एक लोग कह रही है कि सर रिपीट, अंतर्राज्य अंतर्राज्य अंतर्राज्य। अंतर्राज्य उसको बोलते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में कंडीशन यानी व्यापार व्यवसाय हो या माइग्रेशन हो, एक राज्य दूसरा राज्य, जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश हो गया तो उसको अंतर्राज्य बोलेंगे। और अंतःराज्य बोलेंगे यानी इंट्रा स्टेट की एक ही राज्य के अंदर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, उसको अंतःराज्य बोलेंगे। क्लियर है? क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए जनसंख्या के जो वृद्धि है आपका, चलिए स्टूडेंट एक लोग हमसे पूछ रहे हैं रूरल के मतलब और अर्बन का मतलब। रूरल मतलब एक स्टूडेंट ग्रामीण होता है, अर्बन मतलब शहरी होता है। रूरल मतलब ग्रामीण और अर्बन मतलब नगरीय या शहरी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे और बढ़ते हैं, डिटेल बात करते हैं स्टूडेंट। देखिए कुल जनसंख्या की भांति जो है आपका नगरीय जनसंख्या के वितरण में भी विभिन्नताएं नजर आती हैं। कुछ सेक्टर में ज़्यादा आबादी, कुछ में कम आबादी, जैसे गोवा की बात की और महाराष्ट्र की बात किए, वहाँ आधे से अधिक। और बड़े बड़े शहर अगर कह लीजिए, अगर नगरियों का संकेंद्रण था, जैसे यूपी में बड़े बड़े शहर हैं, महाराष्ट्र में है आपके आंध्र प्रदेश वाला बेल्ट हो गया, कुछ तमिलनाडु वाले रीजन हो गए, तो ये कंडीशन। और लगभग सभी जनसंख्या राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या पहले से काफ़ी बढ़ी है स्टूडेंट। क्लियर। आइए आगे और बात करते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए समझिएगा, थोड़ा सा समझिए। ये देखिए इस सेगमेंट का लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट, थोड़ा आप समझिए। अगर भारत के क्षेत्रों में अगर आप देखें स्टूडेंट, तो देखिए भारत के उत्तर भारत के मैदान में अगर आप चलेंगे तो वहाँ मुख्य सड़कों के मिलन बिंदु यानी रेल मार्गों से सटे जो क्षेत्र हैं, वहाँ नगरीय क्षेत्रों में ग्रामीण नगरीय प्रवास का स्पष्ट आपको एनालिसिस नजर आएगा। क्लियर। जैसे आप कभी गए कोलकाता मुंबई वाले मार्ग में, तो वहाँ भी आपका संकेंद्रण, बंगलुरु से मैसूर गए, मदुरई से कोयम्बटूर गए, उसके बाद अहमदाबाद से सूरत गए स्टूडेंट। देखिए अगर आप दिल्ली से कानपुर वाले बेल्ट में जाएंगे तो ये भी नजर आएगा, और उसके बाद लुधियाना से जालंधर भी जाएंगे तो ये नजर आएगा। कैसे? मान लीजिए क्या कह रहा है आपका, जैसे मुख्य सड़क के मिलन बिंदु आपका, मान लीजिए एक इधर से सड़क और इधर से सड़क, दो सड़क मिले, मिलन बिंदु से सटे नगरीय क्षेत्र में मान लीजिए रेलवे लाइनें से बगल से गुजर रहा है, तो वहाँ गजब संकेंद्रण देखने को मिलेगा स्टूडेंट आपका। मान लीजिए कोई ऐसे रेलवे मार्ग, रेलवे लाइन कह लीजिए आपका, कोई मान लीजिए A1 सड़क और B1 सड़क दो मिल रही हैं, यहाँ गजब का संकेंद्रण आपको नजर आएगा स्टूडेंट इस वाले बेल्ट में। वो कह रहा है यहाँ पे, समझे कि नहीं आप लोग। अगर आप कहिएगा मध्य और निम्न गंगा के मैदान में तेलंगाना हो गया, पश्चिमी राजस्थान हो गया, और उत्तर पूर्वी वाले बेल्ट में यानी पहाड़ी क्षेत्र जैसे आपका हिमाचल, इधर मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में, और प्रदीपीय भारत के बाढ़ संभावित क्षेत्रों में और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में नागरीकरण का स्तर स्टूडेंट निम्न है स्टूडेंट। क्लियर है कि नहीं अपना? यहाँ पे देखिए आज के क्लास में हम लोगों ने क्या किया, भारत के जनगणकीय संक्रमण, भारत के जो नगरीय संगठन है स्टूडेंट, उसके बारे में बात की है।
क्लियर है कि नहीं यहाँ तक बताइए। ये नगरीय संगठन में आने वाले दिनों में कल का क्लास भी, कल का लेक्चर महा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि हम भाषाई चर्चा करेंगे, भारत के भाषाओं के बारे में बात होगी कि भारत में कितनी लैंग्वेज है, इसके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा स्टूडेंट जाते जाते बात कर रहे हैं हम, इसके अलावा और बात करेंगे जाते जाते। राजनीति शास्त्र का क्लास एकदम होगा बाबू, और वो हमारे पॉलिटिकल साइंस जो पढ़ाते हैं हिस्ट्री वाले सर पढ़ाते हैं। क्लियर। मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। हमारा 3 दिन ये लेक्चर चलता है, 3 दिन ज्योग्राफी, 3 दिन ये चलता है, दोनों चलता है। अगर एनालिसिस कहिएगा आप लोग तो मैं एनालिसिस थोड़ा दे देता हूँ आप लोग को। एनालिसिस देखिए हमारा क्लास का, देखिए एनालिसिस के तौर पे अगर कहिएगा स्टूडेंट तो देख लीजिए एनालिसिस अब तक किन किन चीज़ों को हम पढ़ चुके हैं। अगर एनालिसिस देखिएगा हमारा तो देखिए हम जो पढ़ा रहे हैं हमारा, तो देखिए अगर हमको कहिएगा यहाँ पे तो 2 सेगमेंट देखिए स्टूडेंट मैं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे 2 चीज़ें स्टूडेंट मैं क्लियर पढ़ा रहा हूँ स्पष्ट रूप से। देखिए अगर ब्रांच कहिएगा तो देखिए मैं आप लोग को एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ, क्या भूगोल पढ़ा रहा हूँ, भूगोल पढ़ा रहा हूँ कि नहीं, भूगोल। और भूगोल के अलावा इधर आप स्टूडेंट देखेंगे तो अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र ये पढ़ा रहा हूँ, 2 चीज़ क्लियर है। अर्थशास्त्र स्टूडेंट पढ़ा रहा हूँ। और भूगोल आपसे देखिए पहला जो आपका किताब है मानव भूगोल का, मानव भूगोल, भूगोल का मूल सिद्धांत स्टूडेंट, मूल सिद्धांत देखिए, सिद्धांत। इसमें मैं अब तक 2 यूनिट नंबर 1 और 2 दोनों पढ़ा दिया हूं और पूरा क्वेश्चन आंसर सोल्व करवा दिया है स्टूडेंट, किसी को डाउट नहीं होगा। क्लियर, इतनी बातें किए हैं इसमें। दूसरा बुक भारत लोग और अर्थव्यवस्था, और अर्थव्यवस्था जो है आपका अर्थव्यवस्था, इसके अंतर्गत स्टूडेंट हम लोग यूनिट 1 पढ़ रहे हैं। जाहिर सी बात है जो हम हमारे चैनल से जुड़े हैं सब लोग जानते हैं कि इतनी सारी चीज़ों की अब ये यूनिट हमारा चल रहा है प्रेजेंट टाइम में। और इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो आपका समष्टि अर्थशास्त्र है, समष्टि अर्थशास्त्र जो है आपका, और शास्त्र कह लीजिए शॉर्ट में, और शास्त्र, इसके अंतर्गत पहला यूनिट स्टूडेंट हम लोग का फर्स्ट बुक में चल रहा है परिचय। इसका परिचय चल रहा है कि नहीं बताइए आप लोग, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ या इंट्रोडक्टरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यही चल रहा है स्टूडेंट। और इसका क्लास हमारा बाबू कब है, अगला मंडे को है स्टूडेंट, मंडे को इसी का क्लास होगा। क्लियर। और हमारा देखिए मंडे ट्यूसडे शॉर्ट में लिखा हूं, और वेडनेसडे, 3 दिन देखिए ए पढ़ाते हैं, ए देखिए आप लोग के समक्ष। और 3 दिन स्टूडेंट हमारा ए चलता है भूगोल। वेडनेसडे के बाद आप कहिएगा तो वेडनेसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे शॉर्ट में, सैटरडे स्टूडेंट। क्लियर, 3 दिन करके पढ़ाते हैं, किसी को डाउट। और कब टाइमिंग है हमारा 4:15 पे स्टूडेंट। क्लियर है कि नहीं, आप ही बताइए। 4:15 PM पे मैं लाइव आता हूँ, 1-2-5 मिनट पहले या बाद में हो सकता है, ये पूरा डिटेल है। आप तो समझ गए कि नहीं। क्लियर, हमेशा आते हैं। अगर जिन लोगों को कोई डाउट है तो मैं एक बार रिकॉल कर दिया, क्योंकि आगे देखिए ऐसे ही बढ़ता जाएगा। 3 दिन इकोनॉमिक्स, 3 दिन ज्योग्राफी। और आज हमारा बहुत इंटरेस्टिंग सेशन था, आज बात किए हैं। अगले के क्लास में कल हम लोग भाषा के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट, डिटेल में बात करेंगे। इसलिए अब तो हम लोग का एक त्यौहार भी आ रहा है, फेस्टिवल, जो रामनवमी आप लोग मनाएंगे। कल हम आप लोग को उसमें विश भी कर देंगे। और आज सैर सपाटी का दौर चलता रहेगा। आज हम बहादुर शाह के एक शायरी से भी बात किए थे, ठीक। और सबको यहाँ पे पूरा तहे दिल से पुनः सबको नमस्कार। और हमारे जो टाइमिंग है, आप लोग थोड़ा शेयर कमेंट लाइक करते रहिए। अनिकेत बाबू हो गई, आदित्य राय, थोड़ा सा आप लोग कमेंट नहीं करते तो मज़ा नहीं आता है, थोड़ा करिए भाई, इतना तो होना चाहिए। हम देखिए धीरे धीरे जो लोग जुड़ रहे हैं सब लोग का मैं नाम भी जानने लगा हूँ, इसलिए आप लोग भी थोड़ा शेयर कमेंट करिए, ठीक। और चलिए ओके, और मिलते हैं हम अगले सेशन में, अगले क्लास नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।